तरह की पार्टी के साथ में थे, हम बीजेपी के साथ में थे और बीजेपी के विधायक थे, इसलिए उनके साथ में था। बिल्कुल ठीक है। और आजकल क्या है कि कम से कम सब जगह, कोई चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सब जगह गुटबाजी का है। इसलिए लोग, हम पहले सबसे पहले उन्हीं से जुड़े थे तो लोग भाटी जी की गुट का कहने लगे, तो आज भी हम उन्हीं के साथ में, आज भी हमारे वो छप्पा लगा होगा भाटी जी के जाएंगे और आगे कोई हमारे को कदम नहीं है। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उसके कार्यकर्ता हैं वो भावुकता में नहीं होने चाहिए, कम से कम अपनी स्टैंडिंग बनाए और कम से जो अपने के जनप्रतिनिधि है उनसे ऐसी बात कर सके कि आंख से आंख निकाल के कोई अपना कार्य। हस्ताक्षर से अगर मुलजिम थे तो सारे अधिकारी मुलजिम थे, हस्ताक्षर तो किया हमने। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कहा, मुझे भी, मैं बाद में हाई कोर्ट तक गया इसको मामले को लेकर, मुझे ये कहा कि हस्ताक्षर से अगर मुलजिम बनाया तो सारे अधिकारी हस्ताक्षर से मुलजिम बनेंगे, इनको भी बनाया जाएगा। गवर्नमेंट की तो राज्य सरकार की सारी व्यवस्था बनी है, लोगों को जानकारी नहीं है जी। मैं ये फिर बताना चाह रहा हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कोई भी सड़क दुर्घटना के अंदर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है जी, तो राज्य सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा सहायता कोष से 1 लाख रुपया दिया जाता है। अच्छा। मगर कोई भी यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के कोई भी किसी प्रकार के वो किसी को उसका सहयोग नहीं करते। अगर वो कलेक्टर को ये लिख के दे दें कि भाई साहब से ये डेथ हुई है और इसको आर्थिक सहायता की जरूरत है, तो यहाँ से अपने को मिल सकता है पैसा। नमस्कार, लॉ इन एक्सप्रेस के कार्यक्रम द चेंज मेकर्स में एक बार और आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम ऐसे पॉलिटिशियंस, ऐसे लीडर्स, ऐसे सामाजिक क्षेत्र में और सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले व्यक्तियों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने मिसाल कायम की है। आज तो हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम और काम एक जैसा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आदर्श शर्मा की, जिन्होंने बीकानेर की राजनीति में पिछले 30 साल में समाज सेवा के और अपने सामाजिक सरोकारों के जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं वो निर्विवाद है। हर व्यक्ति को लगता है, हॉस्पिटल की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे पुलिस की बात हो, चाहे प्रशासन की बात हो, अगर आपकी फरियाद आदर्श शर्मा तक पहुँचती है तो आपका काम 101% होगा। कुछ लोग तो इन्हें लावारिसों का वारिस भी कहते हैं। हम आज बात करेंगे आदर्श शर्मा से कि किस तरह से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और आज जिस पड़ाव पर वो हैं वो क्या महसूस करते हैं। तो आदर्श जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। ये हमारा कार्यक्रम द चेंज मेकर्स, ऐसे लीडर्स के साथ हम बैठ के बात करते हैं जिन्होंने अपना जो भी काम है वो समाज के हित में किया और आज वो एक जिस जगह पर है वो क्या सोचते हैं। तो पहला सवाल आपसे हम करें उससे पहले आपका हम ये पूछना चाहेंगे कि राजनीति में, जिस पॉलिटिक्स में आपकी जो शुरुआत हुई है वो किस तरह से हुई? पहले तो सबसे पहले मैं लॉ इन एक्सप्रेस का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और बीकानेर की जनता को नमस्कार करता हूँ। और मेरा सबसे पहले कॉलेज के अंदर अध्ययनरत था तो मुझे पहले समाज सेवा का शौक था। अच्छा। समाज सेवा करना ही, लोगों से कहा कि गीता के अंदर एक श्लोक है कि यहीं के ये जैसे कर्म करोगे वैसे के वैसे यहीं आपको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि कम से कम अपने किसी की भी अज्ञात आदमी की या किसी लावारिस व्यक्ति की सेवा करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका प्रतिफल मिलेगा। जी जी। और आज मैंने सबसे पहले 89 की एक समाचार था कि तुलसी सर्किल पर एक अज्ञात महिला निढाल पड़ी थी। ठीक है। उसको आवश्यकता थी मदद की। उसी लोकेशन पे आपका घर भी है? हाँ, वही, उसी बिल्कुल। तो वहाँ से मेरे को कहा कि कम से कम एक लोग वहाँ कहना है कि एक महिला है, कई 2-3 दिन से यहाँ निढाल पड़ी है, बीमारी हालत में है और इसको मदद की ज़रूरत है। तो महिला थी, कम से कम मुझे भी थोड़ा संकोच हो रहा था कि इसको कैसे लेके जाया जाएगा कि महिला लोग क्या सोचेंगे कि महिला को कहाँ ले जा रहे हैं। तो मैंने कहा इसको फिर भी है ना, फिर मैंने अपने परिवार वालों से बात करी कि ऐसी पास पर, तो उन्होंने कहा ठीक है, अपने मदद ही कर रहे हैं तो इसको ले जाना चाहिए। तो मैं इसको हॉस्पिटल लेकर चला गया। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर को दिखाया इसको और इसको हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया। 3-4 दिन बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद चली गई। उसी से मेरे को प्रेरणा मिली कि अपने को लोगों को सेवा करनी चाहिए और सेवा करके लोगों को मदद करनी चाहिए जिससे लोगों को काम हो सके।
सेवा करनी चाहिए और सेवा में आपने राजनीति का माध्यम चुना। आप सीधे पॉलिटिक्स में आए और शायद ये बात 94 की है जब आपने पार्षद का चुनाव लड़ा था और उस समय शायद पहली बार चुनाव हुए थे, स्थानीय निकायों के पहली बार चुनाव हुए थे और आपको चुनौती भी बहुत बड़ी बड़ी थी। तो ऐसे समय में आपने पार्षद का चुनाव लड़ा तो निश्चित रूप से आपके घर परिवार में भी आपने डिस्कशन किया होगा, अपने मित्रों से, उस वार्ड वालों से भी आपने डिस्कशन किया होगा। वो जो शुरुआत थी और आप भारतीय जनता पार्टी से शायद चुनाव लड़े थे तो आपको वो जो टिकट मिलना था वो सब कैसे हुआ? मैं छात्र जीवन में क्या विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ था। ठीक है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जुड़ा हुआ था और ये एक बीजेपी की विंग है, छात्र विंग है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अनुसार उसमें जब कॉलेज के अंदर से भी जाता था किसी की समस्या को लेकर तो प्रिंसिपल से बातचीत करनी होती, तो उस हिसाब से मुझे भी क्या कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सिद्धांत है उस सिद्धांतों से जुड़ गया। उस सिद्धांतों के कारण ये क्या कि यहाँ पर क्या सबसे पहले मैं 94 के अंदर बीजेपी से पार्षद बना चुनाव लड़कर, मगर जब यहाँ पर क्या है कि जो बीकानेर का कोलाज क्षेत्र लगता था, कोलाज क्षेत्र के अंदर देवी सिंह जी भाटी ML हुआ करते थे और उस वक्त उन्हीं के साथ ही मैं रहता था और उन्हीं के जब भी कोई भी चुनाव होते थे जब उनका हम सहयोग करते थे और इसी कारण मैं क्या कि बीजेपी से उनके साथ जुड़ गया। हाँ, शायद यही वजह है कि बहुत सारे लोग आपकी जो राजनीतिक जो है जो भी मंच होता है या राजनीतिक जो आपकी विचारधारा है उनको भारतीय जनता पार्टी से तो जोड़ते हैं, बीजेपी से तो जोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग दबे स्वर में ये कहते हैं कि आप बीजेपी में तो हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी में है, मतलब जहाँ पे देवी सिंह भाटी होंगे वहाँ पे आदर्श शर्मा दिखाई देंगे। किस तरह से आप इसको सहमत हैं और किस तरह से, अगर नहीं भी सहमत है तो आप बता सकते हैं, किस तरह से आप देवी सिंह भाटी का अपने जीवन में प्रभाव मानते हैं? ऐसा था कि जो कोलाज क्षेत्र में चुनाव लड़ते थे देवी सिंह जी भाटी बीजेपी से लड़ते थे जी, और बीजेपी के उम्मीदवार होने के कारण हमें भी बीजेपी का कार्य करना पड़ता था, चाहे वो किसी प्रकार से हो। तो उस हिसाब से क्या कि जब चुनाव लड़ते थे तो हमें कार्यकर्ता के हिसाब से कार्य करना पड़ता था और कार्य करने के बाद में हमें यह नहीं कहना कि भाटी के साथ में थे, हम बीजेपी के साथ में थे और बीजेपी के विधायक थे इसलिए उनके साथ में था। बिल्कुल ठीक है। और आजकल क्या है कि कम से कम सब जगह कोई चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो सब जगह गुटबाजी का है, इसलिए लोग, हम पहले सबसे पहले उन्हीं से जुड़े थे तो लोग भाटी जी की गुट का कहने लग गए। तो आज भी हम उन्हीं के साथ में, आज भी हमारे वो छप्पा लगा होगा भाटी जी के यहाँ और आगे कोई हमारे को कहता भी नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के अभी भी लोग यही मानते हैं कि आदर्श शर्मा भाटी जी के साथ है और शायद यही वजह है कि एक दो बार जब आप टिकट मांगने गए, पार्षद की टिकट मांगने गए, तब भी आपको टिकट नहीं मिला। और इसकी बात का एक्सट्रीम तो ये था कि पिछला जो विधानसभा चुनाव था 2019 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें आपने बीकानेर विधानसभा पूर्व से ताल ठोकी एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। ठीक है, जीत हार सबकी होती है, लेकिन ये जो हौसला करना था कि लगातार एक जीतते आ रहे विधायक के सामने, उस क्षेत्र से विधायक सिद्धि कुमारी है और उनके सामने आपने ताल ठोकी, आपने चुनाव लड़ा और बड़ी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा। ये सारे के सारे में कौन सी ऐसी टीस थी, कौन सी ऐसी चुभन थी कि आपने यहाँ तक तय कर लिया कि मैं विधानसभा चुनाव भी लड़ूंगा? मैं सबसे पहले 94 के अंदर भाजपा से उम्मीदवार होकर विजयी हुआ था पार्षद चुनाव में। उसके बाद में 5 साल मेरा जनता ने कार्यकाल देखा और 99 के अंदर फिर चुनाव हुए। चुनाव के अंदर फिर मैं बीजेपी से उम्मीदवार बना और कम से कम अच्छे वोटों जीता, 1200 वोटों से करीब मैं जीता। और उसके बाद अपने महिला सीट हो गई और महिला सीट के कारण हमने चुनाव लड़ा नहीं और 2 बार महिला सीट होने के बाद में तीसरी बार वापस सामान्य सीट हुई 2014 के अंदर। ठीक है, जब क्या है कि मैंने सभी जगह अपने भाजपा के लिए उम्मीदवार के लिए आवेदन किया, देवी सिंह जी भाटी के पास में किया, सिद्धि कुमार जी के पास किया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब के पास किया और बीजेपी के यहाँ जिला अध्यक्ष के यहाँ भी किया जी। मगर उस वक्त मुझे क्या कि इन्होंने टिकट दिया नहीं, ना मुझे उम्मीदवार बनाया। उसके बाद मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा जनता के बीच में जाकर और जनता ने मुझे वापस अच्छे वोटों से जिताया जी। और उसके अब देखा जाए कि मुझे जब टिकट ही नहीं दिया तो उसके 5 साल बाद में मुझे वापस क्या है कि 2000 इससे जो विधानसभा चुनाव थे 19 में, इससे पहले 2019 में जो विधानसभा चुनाव थे
तो उसके अंदर जब मैंने कहा ये अपने को सब सहयोग ही नहीं करते यहाँ के संगठन के आदमी, ना कोई नेता संगठन करते हैं, तो अपने इनके सामने लड़ना चाहिए चुनाव, और इनको ये भी कभी ना कभी मैदान में तो आएंगे ही। बिल्कुल। और ये मैदान में अब जब इनके सामने चुनाव लड़ा तो ये तो क्या बीकानेर वाले, क्या राज्य सरकार वाले दिल्ली तक वाले मुझे पहचानने लगे, इस निर्दलीय पार्षद को बैठो ये अपने खिलाफ कर रहा है। तो मैं जब मेरा परिवार का डिसीजन हो गया कि आपको चुनाव लड़ना है, तो फिर हमने कहा भी मेरे परिवार का डिसीजन, मैं चुनाव लड़ूंगा। ये सारे मेरे पास में आए, यहाँ के जिला अध्यक्ष आए, यहाँ के प्रदेश तक भी आए, और यहाँ तक दिल्ली तक भी आए। अच्छा। कि आपको चुनाव देखो बीजेपी के रहे हो, आप बीजेपी के पक्ष में बैठ जाना चाहिए, आपको बीजेपी का सपोर्ट करना चाहिए। मैं कहा जब मुझे टिकट नहीं दिया गया, मैं टिकट लेने गया, जब आपने मुझे सहयोग नहीं किया, अब मैं किस हिसाब से सहयोग करता हूँ? बिल्कुल ठीक है, आप मुझे सहयोग करते तो मैं सहयोग करता आपका। इसलिए मेरा परिवार का निर्णय है कि चुनाव लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो पाए। शुरू से ही देखा जाए, जैसा कि आप 94 की बात कर रहे हैं, 30 साल का ये पूरा का पूरा एक सिनेरियो है जहाँ पर आपकी इमेज हमेशा से एक ज़िद्दी की, एक बेबाक की, बल्कि एक संघर्ष करने वाले की रही है। हमने देखा है आपको कि जब पहली बार नगर परिषद जब हुआ करती थी, आप पार्षद थे, तो चुंगी का एक खेल होता था। तो चुंगी पकड़ने के लिए आप लोगों की पार्षदों की टोली थी, आप अकेले थे, लेकिन आपके साथ एक पार्षद, तो वो सवेरे सवेरे बसों पे और पे छापामारी करती थी। और उनके लिए RUIDP का एक बड़ा प्रोजेक्ट था जो बीकानेर में आया था, और उसके लिए आपने मतलब एक एक चीज़ पे आपने कंट्रोल करने की कोशिश की, नियंत्रित करने की कोशिश की, बल्कि चेताने की कोशिश की। अगर हमारा ये मानना है कि अगर उस वक्त RUIDP का जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसको उसी तरह से, जैसा कि उसका एक डिज़ाइन वर्क किया गया था कि एक इसकी समिति बनेगी, एक कमेटी बनेगी, इस तरह से लोग इसको करेंगे, तो आज जिस तरह के सीवरेज के हालात है वो नहीं हो पाते। ये अलग बात है, ये दीगर है कि आपकी बातों को सुना नहीं गया, लेकिन आपने वहाँ पर भी अपनी आवाज़ उठाई। एक आपका प्रकरण मुझे याद आता है कि सभापति के रूप में विजय कपूर जी का कार्यकाल था, और उन्होंने कोई राजीव गांधी फंड बनाया था, और वो राजीव गांधी फंड क्या था और कैसा था वो सारी बातें हैं, लेकिन आप धड़धड़ाते हुए उस हॉल में आए थे, म्यूनिसिपल काउंसिल के जो सब उसमें था, और आप कुछ कागज़ लेकर के आए थे कि पास वाले बैंक में ये खाता है और इस खाते का धनी धोरी कौन है। तो ये जो जिस तरह से आप, मतलब आपको जो सूचनाएं भी मिलती थी, आप आवाज़ भी उठाते थे, दीगर है कि उन पर काम नहीं होता था, लेकिन बाद में राजीव गांधी फंड को तो बाद में बंद भी कर दिया गया। RUIDP ने नहीं सुनी, तो आज बीकानेर पूरा शहर है वो भुगत रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में आज का जो सिस्टम है उसके अंदर सुनवाई होनी बंद हो गई है, चाहे वो कोई भी हो? ऐसा नहीं है ऋषि जी। सबसे पहले मैं चुंगी की बात करता हूँ जी। जब चुंगी के यहाँ पर गवर्नमेंट ने बंद कर दी थी जी, उसके बाद में हमें फंड मिलता था, मगर जब यहाँ चुंगी की जो अपने ढिलाई के कारण जो किसी का चीज़त होती थी, उसका क्या कर्मचारी फ़ायदा उठाते थे। चुंगी टाइम पे कटती नहीं थी, और हम उसका क्या कि मॉनिटरिंग करते, ये मॉनिटरिंग कभी किसी मॉनिटरिंग नहीं करने के कारण चुंगी की जो अपने आय होनी चाहिए थे उसको आज भी बीकानेर भुगत रहा है। अच्छा। क्योंकि जो अपने इन्होंने आय भेजी थी सिर्फ 80 लाख रुपये भेजी थी कि महीने में 80 लाख रुपये की चुंगी आती है, कि गवर्नमेंट ने वो चुंगी बंद करने के बाद में उसके पेट 80 लाख रुपये भेजने लगी। मगर जो खर्चा था नगर निगम का वो कम से कम 1.25 करोड़ का था। 1.25 करोड़ का था। अब 25 लाख रुपए कहाँ से लाएं? इसलिए नगर निगम का वो दिक्कत हो गई। तो ये पहले से ही था कि चुंगी का हमें कम दिखाया गया, और चुंगी ज़्यादा दिखाते हैं तो आज हम 25 लाख रुपए बेनिफिट में होते हैं, पैसा और हम और भी कार्य कर सकते हैं। ये शुरू में जब बंद हुई थी तब से ये था। उसके बाद में इन्होंने जो भी हमारे पास आ रहा था पैसा, उसके हमारी समस्या होती थी, हमें दूसरी जगह हाथ फैलाने पड़ते थे, कहीं से पैसा आया, कहीं से कोई योजना का पैसा आया किसी का, मगर इतना पैसा होने हमें फिर भी राज्य सरकार से पैसा कई बार तो कर्मचारी को तनख्वाह तक नहीं मिली। बिल्कुल, हाँ, कई बार नगर परिषद ऐसा स्थिति हो पाई। मगर अब आपके बात दूसरी बात ये आगे कि आपने RUIDP का लिया, बीकानेर के अंदर वसुंधरा सरकार के अंदर सबसे पहले 175 करोड़ रुपए आए थे जी, जो इसका एक अलग विभाग बनाया गया था RUIDP, जिसके अंदर PWD के और आपके नगर निगम के और के सबके कोई एक्शन हुआ करते हैं, उनको लिया गया था अलग। हाँ बिल्कुल, वो ऐसा था, राज्य सरकार की क्या मंशा थी, क्यों RUIDP बनाया गया तो वो सरकारी जानती है, और उनका क्या उसमें हित था। मगर जो 175 करोड़ रुपए आया था वो शहर की सीवरेज के लिए आया था, कुछ वाटर वर्क्स के लिए भी आया था जिसमें लाइनें डलनी थी,
मगर क्या कि जो सीवरेज की व्यवस्था की जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी, यहाँ के जो अधिशासी अभियंता हैं, जो तकनीकी अधिकारी हैं, उन्होंने सीवरेज की मॉनिटरिंग सही समय पर नहीं की, तो इसके कारण आज सीवरेज के कारण सीवरेज के कई सब जगह से लीकेज हो रही है, सब जगह से ओवरफ्लो हो रही है, लोगों के पानी घरों तक फैला रहता है, बीमारियाँ फैल रही हैं, मगर इसकी मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण आज भी सीवरेज के कारण अपने बीकानेर भुगत रहा है समस्या से। तीसरा, आपने मुझे ये बताया कि एक राजीव गांधी फंड था। मैंने नहीं बताया, आपने सबको बताया था उसमें। जी, ऐसा था कि आपने क्वेश्चन किया वैसे भी। जी जी। तो बिल्कुल, मैं कपूर साहब थे जब वो दूसरे कार्यकाल था। जी जी। मेरा जब ये पहले तो जसोदा गहलोत थे, उसके बाद में कपूर साहब आ गए। तो कपूर साहब के तो दूसरे कार्यकाल के अंदर अब क्या सिस्टम बना हुआ था, क्या नहीं था, कि सब जो बनता है कि भाई कोई वो कमीशन की कोई बात थी नहीं, जो ठेकेदार है कि भाई जो चेक कटते हैं ना, जी जी, उसमें सबका हिस्सा होता है, यहाँ से लेकर तकनीकी अधिकार से लेकर ऊपर तक होता है। ये नगर निगम की भाषा में इसको साहूकारी की बात और कहते हैं। ये भी कहते हैं कि भाई ये तो होना ही चाहिए। इसमें तो सबका सब नहीं, तो आगे पास ही नहीं हो पाएगा, अगर ये नहीं करेंगे तो पास, ये ऊपर से लेकर नीचे तक चैनल बना हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि ये कपूर साहब के टाइम के अंदर एक खाता खोला गया कि हम तो ऐसा करते नहीं है, मगर क्या है कि एक खाता है कि भाई सामाजिक कार्यों के लिए इस खाते के अंदर पैसा जमा करें, और वो क्या जो भी हमारे बिल पास करते थे, एओ हो या डबल एओ हो, जो उनके थ्रू वो पैसा उसमें जमा होता था। इसका हमें पता लगा गोपनीय तरीके से, तो कम से कम सभा कक्ष के अंदर मैंने उसको मीटिंग को उठाया कि भाई इस हिसाब से आपके कोई खाता है क्या? वो क्या ऐसा नहीं है। मैं क्या आपके पास मेरे पास प्रूफ है, बिल्कुल, और ये देखिए आप ये प्रूफ, ये आप आगे देख रहा हूँ, आप ये प्रूफ है। फिर उन्होंने आगे चल के उसको बंद भी कर दिया, ऐसा मगर कम से कम मैं ये कहता है कि जो भी है ना, यहाँ के बीकानेर की नगर निगम की स्थिति यह है कि कोई भी अधिकारी मॉनिटरिंग नहीं कर, कार्यों की मॉनिटरिंग नहीं करता, और मॉनिटरिंग नहीं करने के कारण आज भी हम उसका समस्या से लोग बीकानेर की जनता भुगत रही है। मॉनिटरिंग किस लेवल पर नहीं हो रही है? आप जैसे जो जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, उनमें से जो लोग महापौर बनते हैं या उप महापौर बनते हैं या कि पार्षदों की जो समितियां बनती है, वो मॉनिटरिंग नहीं कर रही है, या ब्यूरोक्रेट जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा नहीं रहे? पिछले बार 2014 के अंदर जब कमेटियां बनी थी जी, उसके अंदर मैं उस कमेटी के अंदर, आपके सफाई कमेटी के अंदर में था, और हम पार्षदों की एक टीम बनी थी जिसमें जावेद भी था और सब थे। तो हम सुबह क्या है कि ट्रैक्टर जो चलते थे उनकी मॉनिटरिंग करने जाते थे सुबह 7 बजे, कि हमने कहा कम से कितने ट्रैक्टर ट्रिप करते हैं, ट्रिप के हिसाब से कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। इस हिसाब से हमने लॉग बुक चेक करी लोगों की, सबकी ट्रैक्टर चेक करके आ रहे हैं या नहीं आ रहे, समय पर पूरे एक पेमेंट उठ रहा है क्या सारा। मगर क्या कि जो काम इन अधिकारियों को जो वेतन लेते हैं, जो सारे काम वहीं नगर निगम में गाड़ियाँ लेते हैं, वाहन लेते हैं, सब कुछ उनको सब सुविधा देखी है गवर्नमेंट ने, मगर वो ये काम नहीं कर रहा है, उसका काम हमें करना पड़ रहा है जी। और ये काम कम से कम मॉनिटरिंग और अधिकारियों को करनी चाहिए, जिससे जनता का काम सही तरीके से हो। मगर इस प्रकार का काम नहीं हो पा रहा सही तरीके से। उसका क्या है कि जनता को कम से कम जो जनता का पैसा है, जो विकास का पैसा आया है, उसको कम से कम सही तरीके से लगाना चाहिए। इसकी जिम्मेदार जनता को आप मानते हैं या किसी और को भी मानते हैं? मैं जनता को नहीं मानता जिम्मेदार, कम से कम यहाँ के जो काम हो रहा है, तकनीकी अधिकारी जी और जनप्रतिनिधि जी, उसकी तो मॉनिटरिंग करें। जब तक जनता तो बात की बात है, जब तक हमें, अब मेरे वार्ड में काम हो रहा है, अगर मैं यही नहीं पूछूंगा कि भाई कौन कैसे कर रहे हो, कौन आया भी कैसे कर, तो मैं जब तक मॉनिटरिंग नहीं करूंगा तो वो तो ऐसे करके चले जाएंगे। एक पार्षद की ये भूमिका होनी चाहिए कि पार्षद की, जनप्रतिनिधियों की और है ना यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी, उनकी मॉनिटरिंग होनी जरूरी है, जब भी कार्य अच्छा हो पाएगा। एक आपके पूरे जीवन में 2-3 टर्निंग पॉइंट आए, और एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आया कि ऐसा लगने लगा था कि आदर्श शर्मा जितनी तेज़ी से जन सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, उतनी तेज़ी से इनको पीछे कर दिया गया है, और ऐसा लगने लगा कि पता नहीं आदर्श शर्मा कौन सी बड़ी परेशानी में फंसने वाले हैं। ऐसा भी लगने लगा कि कोई देशद्रोह का मामला नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए। एक असगर नाम का जासूस पकड़ा गया था, और उस मामले में आपको बिल्कुल कहीं ना कहीं दोषी भी माना जाने लगा था। ये क्या प्रकरण था, और इस प्रकरण में आप क्या वो समय जो था आपका, वो कैसा था? बिल्कुल, वो प्रकरण एक पाकिस्तानी असगर अली नाम का जासूस था। वो पकड़ने के बाद में मैं थाने जाकर आया था, मैं कभी आज जासूस पकड़ा गया है। पुलिस वालों ने कहा हाँ वो पकड़ा गया है, वो जासूस था पाकिस्तान का। फिर मुझे कुछ 2-3 दिन बाद पता लगा कि आपके कोई प्रमाण पत्र मिले उसके पास जी।
मेरे प्रमाण पत्र हमें क्या है कि कोई रिकॉर्ड तो रखते थे किसी का, भाई इंतजाज करते कि इसको प्रमाण पत्र दिया, कोई इसको प्रमाण पत्र, कोई रजिस्टर तो होता नहीं हमारे पास में ना, हमारा कोई ऑफिस है पार्षदों का। तो इस हिसाब से पता लगा, तो मुझे जानकारी मिली, तो मैंने पता किया कि किसका है। मेरा नाम आया उसके अंदर, एक महिला का नाम और आया था जी, एक कोई वकील भी थे। हाँ, एक महिला का नाम था जो ब्यास कॉलोनी के अंदर रहते थे। तो उस पार्षद का भी साइन होता है। हमें क्या है कि ये नहीं पता लगता कि हम सही का काम कर रहे हैं, गलत का काम कर रहे हैं। अब हमारे पास ऐसे आते हैं लोग बात कि ऐसा हमारे क्या है कि राशन कार्ड है, वो राशन कार्ड था, राशन कार्ड में अपनी फ़ोटो लगा ली। अब मुझे पता नहीं कि भाई वो आदमी के व्यक्ति का क्या नाम है, मुझे पता नहीं कि अब लेकर आया वार्ड हमारा। ये लगभग सभी पार्षदों की समस्या है। हाँ, सबकी। हमारे क्या है कि 7-8 हज़ार वोटर हैं, हम किसको पहचाना, पड़ोस को ही नहीं पहचान सकते कि हमारे व्यक्ति कौन पड़ोस में आके चला गया, कौन नहीं चला गया। तो उस हिसाब से, और वब की उस पाकिस्तानी जासूस को सारे इंटेलिजेंस जानती थी, वो उनके साथ में खाना पीना करता था, वो उनके ऑफिस के सामने रहता था जब तक कोई कार्रवाई नहीं करी, और उसमें उस ऑफिस में जाता था। उन्होंने अपने बचने के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, अपने बचने के लिए पार्षदों को और दूसरे आदमियों को ऊपर डाल दी सारी बात, जिससे क्या है कि वो अपने आप अपने जबकि डीएसओ ने राशन कार्ड बनाया था, चरित्र प्रमाण में एसडीएम ने कुलवंत राजी शर्मा उन्होंने बनाया था, ठीक बात है। और आपके और पुलिस ने वेरिफिकेशन किया था, उसका एसपी तक चरित्र प्रमाण पत्र बदल चुका था, पासपोर्ट जारी हो चुका। मतलब वो इतना शातिर था कि उसने सब कुछ अपना कागजात, नहीं, हस्ताक्षर से अगर मुलजिम थे तो सारे अधिकारी मुलजिम थे, हस्ताक्षर तो किया हमने। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं क्या, मुझे भी, मैं बाद में हाई कोर्ट तक गया इस मामले को लेकर, मुझे ये कहा कि हस्ताक्षर से अगर मुलजिम बनाया तो सारे अधिकारी हस्ताक्षर से मुलजिम बनेंगे, इनको भी बनाया जाएगा। बिल्कुल। मैं लंबी लड़ाई लड़ी। हाँ, काफ़ी लंबी लड़ाई हुई, सब कुछ हुआ, और 10 साल तक मैंने उसको कोर्ट तक मामले को वो भी किया, फाइट भी किया, और उसके बाद में मुझे जो मेरे अच्छे कार्य किए थे और प्रशासन का सपोर्ट किया हुआ था, उसके कारण मेरे को आज बरी कर दिया गया, और मैं वापस चुनाव लड़ लिया गया 2014 का, और 2019 के अंदर भी लड़ लिया। नहीं, वही बात है कि बरी भी हुए, और इस दौरान आपके संपर्क भी पुलिस के साथ ऐसे हो गए कि आज आपको पुलिस फ्रेंडली कहा जाता है। अगर कहीं पे कोई लावारिस लाश भी मिलती है तो पुलिस वाले आपको फ़ोन करते, आप सवेरे सवेरे उठते ही अपनी दिनचर्या आपकी कि आप पीबीएम अस्पताल जाएंगे तो आपको खबरें भी मिलती है। तो इस रूप में कहीं ना कहीं आप मीडिया फ्रेंडली भी हैं। मीडिया के जो लोग होते हैं वो भी आदर्श जी को एक बार कम से कम दिन में फ़ोन करके कहते हैं कि कोई खबर है क्या। तो ये जो आपका जो बिल्कुल ये इस टर्निंग पॉइंट के बाद में आपने जो इस तरह से, आज ये पुलिस भी आपको ये कहती है, और अंतिम संस्कार तक के काम आप करते हैं, तो हमने ये भी सुना है कि अंतिम संस्कार के लिए आप किसी से पैसा भी नहीं लेते हैं। आप अपने भाइयों के बीच में एक अच्छी सी संस्था बना रखी है, फाउंडेशन जैसा कुछ आपने बना रखा है, तो वहाँ पे जितने भी रुपए लगते हैं, भाई आज एक फिनरल भी होता है, अंतिम संस्कार भी होता है, तो लकड़ियाँ भी लगती है, तो एम्बुलेंस भी लगती है, तो ये किस तरह से सब चीज़ों को मैनेज करते हैं, और पुलिस की अपेक्षाओं पे आप लगातार खरे उतर रहे हैं, तभी तो है कि आज कोई भी अगर लावारिस बॉडी मिलती है तो वो आपको सूचना करती है। तो ये सब कैसे हो रहा है? मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले मैं 5 बजे हॉस्पिटल जाता हूँ सवेरे। हाँ, सवेरे 5 बजे हॉस्पिटल जाता हूँ। हॉस्पिटल के अंदर जो बीकानेर संभाग का पीबीएम अस्पताल सबसे बड़ा है, इसके अंदर हनुमानगढ़, नागौर, चूरू और सब के लोग पेशेंट आएंगे। जी बिल्कुल। जो रात का घटनाक्रम है जी, अगर किसी को समय पर सूचित कर दिया जाए कि आज मान लीजिए कोई बड़ी घटना बाद में हो जाए, तो पहले समय पर सूचित कर दिया जाए तो उस पर एक्शन हो जाएगा। और मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया कोई, तो मान लीजिए एक्सीडेंट होने के बाद में कोई 10-12 कैजुअल्टी आ गई और कुछ घायल आ गए, तो वहाँ तो कोई मिलेगा नहीं। और डॉक्टर को सूचित कर दिया टाइम पर कि भाई इस तरह बड़ा एक्सीडेंट आ रहा है, मास कैजुअल्टी आ रही है, तो अपने तैयार हो सके, और तैयारी होने से कहा कि समय पर इलाज मिल जाएगा। ये तो हॉस्पिटल की बात है। अब रहा कि आपके जो उसके पुलिस की बात है, पुलिस को क्या है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जनता के सहयोग से करने पड़ते हैं। अब मान लीजिए कोई लावारिस बॉडी मिल गई पुलिस को, तो लावारिस बॉडी को पहले तो उसको क्या है कि सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना, लावारिस बॉडी को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने पर मोटरसाइकिल के अंदर पहुँचाना। 72 घंटे बाद में कोई उसके परिजन नहीं आता तो पुलिस को उसका कोई ना कार्रवाई करनी पड़ेगी, ऐसा इस पर रूल जो। हाँ, तो उसके बाद में 72 घंटे के बाद में क्या कि एक मर्ग दर्ज होती है जो 174 की कार्रवाई की जाती है। ठीक है। कोई पुलिस का सहयोग करना नहीं चाहता, कोई पुलिस से अपेक्षा ज़्यादा रखते हैं, मैं पुलिस से कोई सहयोग नहीं। अब ये कौन कार्य करेगा, पुलिस तो खुद तो कर नहीं सकती 174 की कार्रवाई करे, तो कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए। तो अब क्या कि हमेरा सामाजिक कार्य में रुचि थी, तो उन्होंने कहा भाई आदर्श आप करा दो। ठीक है, मैं मर्ग दर्ज कराता हूँ। ठीक है, मर्ग दर्ज कराने के बाद में पंचनामा बनाते हैं। ये सारे काम आप करवाते हैं। हाँ। अथॉरिटी के रूप में कैसे आपको कोई ऐसी अथॉरिटी है कि आप ये करवा सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं, जो ये जो सामाजिक कार्य है उसके लिए नहीं,
अगर अंतिम संस्कार कराने के लिए क्या है कि या तो नगर निगम अधिकृत है या मेरी संस्था अधिकृत है। यस, ठीक है, ठीक है। और ये जो सामान्य काम है ना, जैसे पंचनामा बनाना, पोस्टमार्टम ये कोई भी जागरूक व्यक्ति करवा सकता है। और लोग डरते हैं, पुलिस से लोग डरते हैं, इसलिए करवाते नहीं है। आपको पुलिस ने इस तरह से तैयार कर दिया कि अब आपको डर नहीं लगता। नहीं, अब मेरे को डर क्या, मेरे का परिवार भी सहयोग करता है, जनता भी सहयोग करती है। और मैं किसी के पास जाता हूँ पंचनामा बनाना, तो वो साइन मेरे को देखते हुए कर भी देते हैं, जिससे कोई आगे कोई आदर्श से कर दिया तो उसमें कोई समस्या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके प्रति लोगों का विश्वास है। हाँ बिल्कुल, कि कम से पुलिस पर लोग कहते हैं पुलिस क्यों करा रही है, हम कराएंगे तो हमारे को विश्वास पर कर देंगे लोग। ठीक है, तो पंचनामा बनाने के बाद पोस्टमार्टम कराना, पोस्टमार्टम करके अंतिम संस्कार कराना। जी जी। और अंतिम संस्कार कराने के बाद अगर उसकी अस्थियां कोई नहीं ले जाता है तो उसका विसर्जन भी कराना हमारे काम। अच्छा, हरिद्वार तक या कोलार तक बिल्कुल, जहाँ भी होता है ये विसर्जन करवाने की प्रक्रिया भी आपकी है। इसके बीच में एक ये भी आता है कि कोई गुमशुदा हो जाता है या इस तरह की भी चीज़ें आपके, कोई बच्चा कोई लावारिस मिलता है या कोई इस तरह की कोई चीज़ें आप? नहीं, ऐसा है कि गवर्नमेंट के तो राज्य सरकार की सारी व्यवस्था बनी है, लोगों को जानकारी नहीं है। जी, मैं ये फिर बताना चाह रहा हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कोई भी सड़क दुर्घटना के अंदर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है जी, तो राज्य सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा सहायता कोष से 1 लाख रुपया दिया जाता है। अच्छा, मगर कोई भी यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के कोई भी किसी प्रकार के वो इसकी किसी को उसका सहयोग नहीं करते। अगर वो कलेक्टर को ये लिख के दे दें कि भाई इस हिसाब से ये डेथ हुई है और इसको आर्थिक सहायता की जरूरत है, तो यहाँ से अपने को मिल सकता है पैसा। मतलब ये प्रोसेस है कि एक जनप्रतिनिधि अगर लिख देवे, भाई विधायक व्यक्ति, कोई व्यक्ति जाए, उसको लोगों को जानकारी नहीं है। अच्छा। कोई भी व्यक्ति खुद भाई जाएगा कि भाई मुझे ये इस हिसाब से सहायता चाहिए, उसका साथी भी चला जाए कोई भी, तो मिल सकता है उसको। मैंने कईयों को दिलाया पैसा। अच्छा अच्छा, कि मैं कभी इस हिसाब से डेथ होगी, उसके अंदर एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एक FIR की कॉपी चाहिए। और ये अकाल मौत होती है जो मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1 लाख रुपया दिया जाता है। जी। और इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें होगी आदर्श जी जो एक आम आदमी को पता नहीं है और वो अनावश्यक रूप से परेशान होता है। बिल्कुल है। हाँ। अब एक अंत्येष्टि योजना है जिसको गवर्नमेंट ने समाज अधिकारिता विभाग किया, उसने मेरी संस्था को अधिकृत कर रखा है। ठीक है। मैं किसी भी व्यक्ति को, चाहे आर्थिक दशा से कमजोर हो जी, चाहे वो लावारिस हो, तो उसको मैं अंतिम संस्कार करा सकता हूँ। और व्यक्ति को किसी को सहायता तो 5,000 रुपये उसको दे भी सकते हैं कि आप अपने किसी भी शमशान भूमि में किसी में कहीं व्यवस्था कर सकते हो। तो अच्छा, उसको एक फॉर्म भरना पड़ता है और पुलिस से मैं प्रमाणित कराता हूँ, तो उसको 5,000 रुपये दे सकता है और अंतिम संस्कार करा। मतलब सरकार या प्रशासन के स्तर पर बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो जनता तक पहुंच ही नहीं रही है। और अगर आप जैसे जनप्रतिनिधि हो और खूब सारे जनप्रतिनिधि हो, तब संभव है कि इन योजनाओं का प्रचार प्रसार भी हो। बिल्कुल, लोगों को जो सरकार ने, राज्य सरकार के या केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना है जी, लोगों को जानकारी नहीं तो ये है। बड़े बड़े शिविर लगते हैं ना, ये क्या करते हैं फिर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। जो उनपे क्या है कि कुछ क्या है कि जब तक उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी जब तक उनको मिल नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब आजकल क्या है कि जब तक वो तो कुछ ना कुछ राशन कार्ड के अंदर उसमें यह है कि 18 साल का बच्चा नहीं होना चाहिए तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें ये तो कुछ ये कहते हैं। अब कम से कम ये लोगों को, जनप्रतिनिधियों को औरों को, जो संस्थाएं हैं उनको ऐसे शिविर लगाना चाहिए कि हमारे को राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की ऐसी कल्याणकारी योजना उनको लाभ मिलना चाहिए। अब लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी जी जी। अब लोगों को क्या है कि पेंशन व्यवस्था है। हाँ। अब वृद्धावस्था पेंशन भी है, विधवावस्था तो पेंशन है और सभी पेंशन है, उसका लोग लाभ नहीं ले पा रहे। ये जो नियम है उसके नियम अनुसार सबको मिलेगी। और उसके बाद में क्या है कि लाभ नहीं मिला, कैंप लगाने चाहिए। और यहाँ पर और नहीं लगाता तो कम से कम नगर निगम UIT के ऐसे स्तर पर कैंप लगाने चाहिए जिससे लोगों को लाभ मिल सके, जो सरकार की जो योजना उसका लाभ लेकर अपना फायदा उठा सके। आदर्श शर्मा आज जिस स्थिति में है वो अपने आप को कितना संतुष्ट पाते हैं कि उन्होंने जन सेवा में जो काम किया, जन सेवा के लिए जो काम किया, जो संकल्प किया था 87-89 में, जो आपने एक संकल्प किया था कि मुझे दीन दुखियों की मदद करनी है और मदद करने के लिए राजनीति को चुनना है और विधानसभा तक का चुनाव आपने लड़ा, तो आज जहां पर आप खड़े हैं कितना अपने आप को संतुष्ट पाते हैं और आगे का आपका क्या ड्रीम है? देखो, मैं पहले 2 बार है ना पार्टी पर चुनाव लड़ा जी। उसके बाद जनता ने मुझे निर्दलीय चुनाव जिताया। कम से कम जनता के मेरे कम से कम ऐसा व्यक्ति था कि जो मेरे को संतुष्ट कर सके, और उस जनता ने मुझे संतुष्ट किया और मुझे कम से कम चुना और निर्दलीय चुनाव 2 बार मेरे को चुनाव चुना गया। और मैं ये चाहता हूँ कि आगे भी कम से कम जनता की सेवा करता रहूँ और जनता की सेवा कम से कम आत्मा को संतुष्टि हो और किसी को मिले या नहीं, आत्मा को शांति तो मिलेगी कि भाई कम से कम इस व्यक्ति के अपने कहने पे कोई काम हो गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि आगे भी मैं समाज सेवा करता रहूँ और इस हिसाब से बढ़ता रहूँ।
कहते हैं कि एक अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता, लेकिन आप अकेले चल रहे हैं और अकेले चल करके भी आप वो काम कर रहे हैं जो सामान्य तौर पर लोगों को लगता है भी आप बेसिकली तो एक आम आदमी है कि आम आदमी जो नहीं कर सकता। तो इस रूप में लोगों की प्रेरणाएं भी हैं। तो क्या कहीं आपके दिमाग में कुछ ऐसा है कि एक ऐसी टीम बनाई जाए, ऐसे लोगों को शामिल किया जाए जो पूरे शहर के विकास की बात सोचे, शहर में होने वाली जो स्थितियां हैं, जैसे मान लो कि आज RUID पे काम नहीं कर रही है तो कोई ऐसी कमेटी होनी चाहिए, चाहे रिटायर्ड इंजीनियर हो, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हो, उनको साथ लेकर के। कानून बहुत कम लोग जानते हैं और इस वजह से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग तो कहीं उनको ही डर लगता है कि यार पछड़े में पड़ जाएंगे हम। तो कुछ क्या आपके दिमाग में ऐसी कोई प्लानिंग है कि आप एक टीम बनाए जिनके अंदर इंटेलेक्चुअल लोग हो, जागरूक लोग हों, समझदार लोग हों और वो सीधी बात कर सके कि ये काम ऐसे होना चाहिए था, ऐसे नहीं हो रहा है और इसका मतलब ये गलत है? बिल्कुल हरीश जी, आपकी बात को मैं मानता हूँ। मैं आपको पहले ये बता दूँ कि जितनी भी पार्टियाँ हैं जी, उनमें कार्यकर्ताओं को ऐसा मजबूत होना चाहिए, जनता के बीच में भी ऐसे कुछ व्यक्तियों का ऐसा मजबूत होना, मगर जब तक वो मजबूत नहीं होंगे तो आगे कर किससे लड़ पाएंगे? कर नहीं सकते। जब तक अपने मजबूत हैं जब तक आगे लड़ पाएंगे। मैं जिस व्यक्ति से सवाल कर रहा हूँ वो खुद मजबूत है, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। आपकी बात सही है, मगर क्या कि जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको उपयोग करके उनको निकाल दिया जाता है, मगर उसको उनके लायक नहीं बनाया जाता कि आप किसी को संघर्ष करना है, किसी के कोई समस्या उसको। मगर आपको फिर बता रहा हूँ कि अभी तो ये पार्षदों के चुनाव इस साल नहीं होने हैं जी जी, और अगले साल चुनाव होने वाले हैं। बिल्कुल। तो एक साल जो भी है जी, जो पार्टी के अगर कार्यकर्ता है तो अपनी खुद की वो बनाए भूमिका और खुद अपनी स्टैंडिंग बनाए, जिससे वो आगे पार्टी के से टिकट मिले या नहीं, जनता के बीच में जाए, जनता उसको चाहे और आगे वो पार्षद के प्रतिनिधि के रूप में आए और अपना जो भी बीकानेर की जन समस्या उसको हल करा सके। हाँ, कहते भी तो यही है ना कि भाई जैसे निकाय के चुनाव है या पंचायत के चुनाव है, वो तो बगैर बैनर के होते हैं, उसके अंदर तो पार्टी पॉलिटिक्स का कोई दखल भी नहीं होता। बिल्कुल सही। तो आपको क्या लगता है कि पार्टी पॉलिटिक्स का दखल होना चाहिए स्थानीय निकाय के चुनाव में या नहीं होना चाहिए? सबसे पहले चुनाव 94 के अंदर हुआ था जब कांग्रेस से किसी को भी पूरे स्टेट लेवल पर सिंबल नहीं दिया था, सिर्फ बीजेपी का सिंबल था। तो ये चुनाव व्यक्तिगत चुनाव होता है और इसके अंदर जो वार्ड का क्या है कि छोटा सा दायरा होता है, इतना बड़ा भी नहीं होता, जिसमें 7-8 हज़ार वोट होता है और उसमें क्या है कि कम से कम व्यक्तिगत लोगों से संपर्क करके, व्यक्तिगत सबसे वो करके समस्या समाधान कर, वही आदमी आगे आ सकता है जो लोगों के बीच में रहेगा। जी। लोगों के बीच में रहेगा, दुख दर्द में रहेगा, विकास के अलावा भी लोगों के व्यक्तिगत समस्या भी है, उसको भी हल करना चाहिए और उसको हल करने के बाद वो अपने आप ही लोगों के उसमें आ जाएगा और उसके बाद वो कहीं भी संघर्ष करके वो चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है। अंतिम रूप से आपसे मेरा सवाल है, निश्चित रूप से आपने बीकानेर विधानसभा पूर्व से चुनाव लड़ा, आपके खट्टे मीठे अनुभव भी रहे। आम जनता एक पार्षद के रूप में, एक पार्षद प्रतिनिधि के रूप में आपको स्वीकार करती है, आपको बहुत अच्छे वोटों से जिताती है, निर्दलीय चुनाव भी होती है, लेकिन जैसे ही आपको विधानसभा की बात आती है, जैसे ही लोकसभा की बात आती है या कुछ ऐसी बात आती है, तो जनता है वो पार्टियां देखनी शुरू कर देती है, व्यक्ति को देखना बंद कर देती है। ये जो प्रवृत्ति है, मैं इसका एक पॉलिटिकल सवाल है, पर्टिकुलर कोई आदर्श पे नहीं है, पर्टिकुलर ये नहीं है, पूरा एक फिनोमिनन अगर अपन देखते हैं तो एक ऐसा लगता है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है उसकी दृष्टि बदलने लग जाती है। उसको लगता है कि नहीं, अब पार्टी का चुनाव अपन पार्टी को देंगे, व्यक्ति को नहीं देंगे, जाति को देंगे। ये इस तरह की है। आप इनमें क्या महसूस करते हैं, क्या हो रहा है जनता और ये जो राजनीति है इसके बीच में क्या चल रहा है? बिल्कुल आपकी बात सही है, मगर कई जगह अपवाद भी है जी। अब मान लीजिए जो हमारे पूर्व के MLA थे वो 40,000 से जीते थे जी, और जनता में जब फील्ड में काम नहीं किया तो नहीं करने के बाद वो 7,000 पर आ गए। ठीक है। उसके बाद अभी हमारे केंद्रीय मंत्री जी थे जो 2-2.5 लाख से ऊपर से जीतते थे, बिल्कुल, अब वो 55,000 पर आ गए। अगर आप जनता के बीच में काम नहीं करेंगे, जनता का काम नहीं करेंगे, जनता आपको वापस घर पर बैठा देगी। मतलब सिंबल या पार्टी नहीं देखती है, जनता ये देखती है कि आप हमारा। बिल्कुल, अगर आपने जनता के बीच में रहेंगे, जनता का कार्य करेंगे और जनता से मिलेंगे जुलेंगे और विकास कार्य कराएंगे, जब भी आप आगे बढ़ पाएंगे। ये तो पार्टी ठीक है, पार्टी के वोट होते हैं जी, ऐसा नहीं है, पार्टी के वोट होते हैं, पार्टी के सिद्धांत के वोट होते हैं, मगर हर जगह पार्टी पॉलिटिक्स किसी व्यक्ति को भी देखा जाता है, व्यक्तिगत हमारे कितना काम किया, कितना नहीं किया, 5 साल के अंदर क्या किया नहीं किया, उस हिसाब से भी उसका मूल्यांकन किया जनता करती है और नहीं करेगी तो उसको वापस अपने घर भेज देगी। अभी बिल्कुल अंतिम रूप से अंतिम सवाल पे आ रहे हैं। पॉलिटिकल व्यक्ति हैं आप आज भी आपके अधिकतम निकटतम जिसको बात करते हैं वो कौन है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस?
देखो या मैं- कोई नहीं, अपना मैं आपका कोई बताऊं। विचार हो? मैं आपको फिर बताऊं कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जी उसके कार्यकर्ता हैं वो भावुकता में नहीं होने चाहिए। कम से कम अपनी स्टैंडिंग बनाए जी। और कम से जो अपन के जनप्रतिनिधि है जी। उनसे ऐसी बात कर सके कि आँख से आँख निकाल के कोई अपना कार्य करा सके। यहाँ पर क्या है कि स्थिति दूसरी है, कार्यकर्ताओं को उपयोग करके उनको वापिस कोई आगे आने दिया जाता है कि आगे बढ़ जाएगा तो हमारी समस्या कर देगा। इसलिए कम से कम जो भी पार्टियाँ हैं, पार्टियों को कार्यकर्ताओं का ऐसा मजबूत बनाना चाहिए और आगे ऐसा लाना चाहिए जिससे वो आगे अच्छा जनप्रतिनिधि बन सके। एक ऐसा दौर जहां पर अभी अभियान भी चला रही है भारतीय जनता पार्टी कि वो सदस्यता अभियान चला रही है, तो वहाँ पर बात तो कार्यकर्ता बनने की भी नहीं हो रही है, जहाँ पर आदर्श जी ये अपेक्षा कर रहे हैं कि कार्यकर्ता या पदाधिकारी इस तरह का होना चाहिए कि वो अपनी नेता की आंख में आंख डाल करके बात करें। निश्चित रूप से आदर्श जी में वो क्षमता है कि उन्होंने आंख में आंख डाल करके बात की। यही वजह है कि उनकी जनता आज भी उनको चुनती है, आज भी उनके पास अपनी समस्याएं लेकर के जाती है। और ऐसे ही नेता, ऐसे ही कार्यकर्ता, ऐसे ही पदाधिकारी होंगे तो राजनीति का स्वरूप भी आदर्श होगा और समाज का स्वरूप भी बेहतर होगा। अगली बार हम फिर एक ऐसी ही शख्सियत से बात करेंगे। तब तक के लिए हमें और आदर्श जी को आप आज्ञा दीजिए। नमस्कार।